हाँ, तो आज हमारे अध्ययन का विषय है पंचायती राज व्यवस्था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हुए पंचायतों की स्थापना का सपना बुना गया और भविष्य के नीति नियंताओं पर यह छोड़ दिया गया कि जब वो अनुकूल परिस्थितियां देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जहां केंद्रीय शासन, राज्य का शासन, प्रदेशों का शासन, इस आधार पर हमने शासन सत्ता का विभाजन किया। लेकिन अब ये प्रश्न आ रहा था कि ग्रास रूट लेवल पर, पंचायती स्तर पर हम किस प्रकार से शासन के जो सुविधाएं हैं उनको हम कैसे नीचे तक पहुंचा सकें। तब ये एक समिति बनी, बलवंत राय मेहता समिति। भारत सरकार ने 1957 में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे बलवंत राय मेहता, इनकी अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की। हालांकि इससे पहले आप देखें कि 1952 में बाकायदे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज व्यवस्था के सपने को साकार करने के लिए स्टार्टिंग सामुदायिक जो है विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1952 में नागौर राजस्थान से कर दी थी। लेकिन जब ये सामुदायिक विकास योजना आगे बढ़ी तो ये पाया गया, चूंकि ये नौकरशाही के जरिए इसको लागू किया गया था, तो वो फलीभूत नहीं हुई। तो फिर आप देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और ये कहा कि आखिर ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो गांधी जी से प्रेरणा लेकर बनाया गया था, ये फलीभूत क्यों नहीं हुआ। तो बलवंत राय मेहता समिति ने ये सिफारिश की कि इसकी वजह ये रही कि हमने नौकरशाही के जरिए इसको स्टार्ट किया, हमें सीधे सीधे गांव के लोगों को ही शासन सत्ता सौंपनी है ना। जब उनके हाथ में सीधे पैसा जाएगा तो वो खुद अपनी विकास योजनाएं बनाएंगे और इस तरीके से जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, वो पूरा होगा। अब हम आप देखें कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की। जिले पर जिला पंचायत, ब्लॉक पर ब्लॉक पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ये त्रिस्तरीय जो है पंचायतों का गठन किया गया। हालांकि जो छोटे राज्य हैं, जहां पर आबादी कम है, तो वहां पर 2 स्तरीय ही मॉडल को अपनाया गया, यानी बीच वाला मॉडल वहां छोड़ दिया गया। जिला और ब्लॉक, अरुणाचल प्रदेश हुआ है ना, मेघालय हुआ, जो छोटे छोटे स्टेट हैं, उनमें हमने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ाया। अशोक मेहता समिति का बाद में गठन हुआ, उसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की सीधे जिला और ब्लॉक। हम आप देखें कि आखिरकार स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। हालांकि आप देखें कि गांधी जी के इस सपने को फलीभूत करने के लिए बाकायदे 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो हमारी पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, जिसके द्वारा सीधे सीधे संवैधानिक ताकत जो है गांव को, ग्रामीण शासन को सौंपी गई। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये जो स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता और इसके लाभ क्या हैं। तो हम ये पाते हैं कि जनता से प्रत्यक्ष संपर्क में जो है शासन व्यवस्था में, चूंकि जनता सीधे इन्वॉल्व होती है, अपने प्रधान का चयन करती है, उसके अलावा कुछ सदस्यों का चयन होता है और वो मिल करके वार्ड वाइज योजनाएं बनाते हैं। और फिर आप देखें कि जो शासन द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है, खास करके कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देती है, कुछ हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है, तो एक जो सम्मिलित बजट है वो दिया जाता है। तो जनता से प्रत्यक्ष संपर्क पंचायतों के माध्यम से हो जाता है ना। नौकरशाही का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। प्रशासन का विकेंद्रीकरण होता है,
चूंकि वहाँ केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और फिर यहाँ स्थानीय स्वशासन, तो एक तरह से जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भली बात जो है इसका क्रियान्वयन होता है पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से। नेक्स्ट आप देखें, स्थानीय विषयों पर कुशल प्रबंध होना। अब जिले में बैठा जिलाधिकारी या जिला पंचायत राज अधिकारी वो कैसे ये तय करेगा कि सामिया के घर के सामने की नाली बनना है ना, तो वहां जो ग्राम प्रधान है या उदय के घर के सामने की नाली बनना है। तो आफ्टर ऑल आप देखें कि स्थानीय स्तर पर जनता खुद देखती है कि कहां पर क्या आवश्यकता है, तो जो स्थानीय विषयों पर जो कुशल प्रबंध है ना, वो हो जाता है ना, क्योंकि ऊपर वाले हमारी समस्याओं को सही तरह से समझ नहीं सकते, है ना। जनता की इसमें सीधी सीधी प्रतिभागिता रहती है। हालांकि बड़ा घोटाला और ये सिस्टम खराब रहता है, क्योंकि पूर्व में मैं रहा हूँ पंचायत विभाग में, तो मैंने देखा है कि करप्शन बहुत टॉप पर है। और आफ्टर ऑल पता लगा कि उदय प्रताप के घर से और उज्जवल प्रताप सिंह इनके घर तक एक सड़क का निर्माण हुआ। सड़क पहले से बनी हुई थी, उसकी ईंटें निकाल दी गई और उसके बाद फिर जो है कुछ और ईंटें वगैरह मंगा करके और वो 1000 मीटर लंबी सड़क का जो है निर्माण हुआ, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे का लेन देन हुआ। तो आप देखें कि वो बात अलग है, लेकिन जनता अपनी कम से कम समस्याओं को रखती है और उन पर काम शुरू होता है। कैसे होता है वो दैट इज डिफरेंट मैटर। नौकरशाही की बुराइयों से बच जाते हैं, क्योंकि नौकरशाही बहुत कुछ फाइलों पे ही मामले को निपटा देती है। यहाँ तो फिर भी खड़ंजा उखाड़ा गया और फिर से नया निर्माण हुआ। नौकरशाही हवा में ही बना देती है, सीधे सीधे फाइल में ही हुआ कि यस बन गया भैया, है ना। तो ये आप देखें, नौकरशाही में लेट लतीफी होती है, लाल फीता शाही होती है, इन तमाम चीज़ों से बच जाते हैं। सीधे जनता खुद अपने प्रशासन के लिए और नीतियों का निर्माण करती है। राजनीतिक शिक्षण भी आता है कि प्रधान का चुनाव होना है, उस समय पूरा माहौल बनता है, कौन उचित प्रधान रहेगा, है ना, सदस्य किसको चुना जाना चाहिए, वोट कैसे डालने हैं, है ना। तो एक तो कैंडिडेट खड़े होने का राइट, इसके अलावा वोट डालने का राइट, है ना, और इसके बाद उसमें कुछ जो पद वगैरह सृजित होते हैं उन सब के बारे में, यानी ओवरऑल एक पॉलिटिकल जो टीचिंग स्टडी है, राजनीतिक शिक्षण है, वो भी इन पंचायतों के माध्यम से फलीभूत होता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय एवं राज्य शासन का भार कम हो जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने हिस्से का बजट जो है वो पंचायतों को सौंप देती है। तो आप देखें डबल डबल बजट आते हैं। यहाँ ये विचारणीय प्रश्न है कि गांव का जो प्रधान है, जो कल साइकिल से चलता था, उसके पास फॉर्च्यूनर कैसे, ये विचारणीय प्रश्न है ना। स्कॉर्पियो से चलने लगा, फॉर्च्यूनर आ गई। जाहिर है चूंकि शासन से बहुत ज्यादा पैसा आता है, कहीं गांव अम्बेडकर गांव हुआ तब तो तौबा है, पैसा बरसता है उस पंचायत पर, है ना। और आप देखें कि वहां पर जाहिर है जो प्रधान जो एकदम फॉर्च्यूनर पर सवार हो गया, कल साइकिल नहीं थी, तो यहाँ आप देखें कि ये भ्रष्टाचार उजागर होता है। लेकिन हम क्योंकि इस पॉइंट पर बात कर रहे थे कि केंद्र एवं राज्य सरकार अपने अपने हिस्से का बजट पंचायतों को सीधे डालती है खाते में, है ना। जो पंचायत ग्राम प्रधान और जो पंचायत सेक्रेटरी, इन दोनों लोगों का संयुक्त खाता होता है, उस खाते में पैसा आता है, दोनों की मिली भगत होती है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट है मितव्ययता भी इससे बढ़ जाती है, क्योंकि वहीं पर स्थानीय स्तर पर ईंट भी मिल रही है और बहुत सारी चीजें हैं, और हमें निर्माण कार्य भी स्थानीय स्तर पर करना है, मजदूर भी वहीं पर मुहैया है, तो बहुत सारे कामों में मितव्ययता का पाठ भी सीखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि आखिर स्थानीय संस्थाएं कार्य क्या करती हैं, है ना। तो यहाँ आप देखें कि सांस्कृतिक विकास के काम होते हैं, है ना। पता लगा कभी मैच का आयोजन किया जा रहा है, कभी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, है ना।
और उसमें पंचायत भी बाकायदे प्रतिभागिता, मेलों का आयोजन होता है जिसमें हम सब लोग मिलते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, दुकानदार आते हैं, है ना, और फास्ट फूड की भी पार्टी होती है। तो आप देखें कि यहाँ सांस्कृतिक विकास का कार्य भी होता है। सामाजिक व स्वास्थ्य रक्षा, क्यों भाई, इसमें आप देखें बाकायदा योजना बनाती है, समय समय पर आप देखते हैं टीकाकरण वगैरह होता है ना, पल्स पोलियो अभियान। मेरे यहाँ अक्सर आ जाते हैं भाई कि बच्चे बड़े हो गए तो पल्स पोलियो वाले बराबर तो फिर आप देखें कि स्वास्थ्य रक्षा पर समय समय पर टीकाकरण, अब अगर जिले से वो सीधे किया जाता तो ना सही होता, प्रधान बाकायदे उसके देख रेख में वार्ड वाइज जो है वो काम होता है और सामाजिक जागरूकता भी लाई जाती है और साथ ही साथ स्वास्थ्य सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य, है ना, जिसमें सभी की प्रतिभागिता हो, उस तरह के आयोजन बाकायदे पंचायतें कराती हैं। सार्वजनिक सुविधा पर ध्यान देती हैं कि सभी को लाभ मिले, जैसे आप देखें तालाब है, कुआं है, हैंडपंप लगवाना आदि आदि। सार्वजनिक सुरक्षा, है ना, इस पर भी आप देखें ध्यान दिया जाता है, गश्ती दल बनाए जाते हैं गांव में, जिससे आफ्टर ऑल चोरियां वगैरह ना संपन्न हो। हालांकि अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ग्राम पंचायत बाकायदे, है ना, लोगों को एक दल बनाती थी और सुबह वो कीर्तन भजन करते हुए निकलते थे 4 बजे, तो एक तो धार्मिक और सांस्कृतिक काम हो जाता था, वहीं साथ ही साथ ज्यादातर चोर उसी समय चोरी करते हैं जो 3, 4, 5 का वक्त होता है, क्योंकि गहरी नींद उसी समय आती है ना। तो आप देखें सार्वजनिक सुरक्षा का काम भी पंचायतें ऑर्गेनाइज करती हैं और आप देखें हर तरह से सार्वजनिक सभी जनता को लाभ ही लाभ मिलता है। अब हम आप लौट करके चलते हैं कि संविधान सभा में ये पंचायती राज व्यवस्था को क्यों लाया गया। नेहरू मॉडल और दूसरा गांधीयन मॉडल, है ना। नेहरू मॉडल त्वरित विकास के फेवर में था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो खासकर पंचवर्षीय योजनाओं को रूस से अधिग्रहित किया और उनका ये था कि किस तरीके से 5-5 वर्ष की योजनाएं बना करके और देश को तीव्र विकास की दौड़ में दौड़ा दिया जाए। तो आप देखें प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो हमने चुना विषय वो कृषि थी, है ना, कि कृषि को हमें समृद्ध करना है और आत्मनिर्भर बनाना है कृषि के क्षेत्र में, है ना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने भारी उद्योगों पर बल दिया और उस समय आप देखें पंडित नेहरू की देखरेख में भिलाई, बोकारो स्टील प्लांट और इसके अलावा राउरकेला, ये सारे स्टील प्लांट और विविध देशों से मदद लेकर के बनाए। भिलाई और बोकारो वाले दोनों कारखाने रूस के सहयोग से बने, राउरकेला वाला जो स्टील प्लांट था वो जर्मनी की मदद से बना और दुर्गापुर वाला ब्रिटेन की हेल्प से बना। तो आप देखें तमाम देशों से सहायता लेकर के बाकायदे, याद रखें कि जीवन में योजनागत विकास करना चाहिए। जिस तरह पंचवर्षीय योजनाएं हमने देश के लिए चुनी थी, इसी तरह व्यक्तिगत जीवन में हमारी भी योजनाएं होनी चाहिए कि हमें कैसे विकास करना है और जो मैंने लक्ष्य बनाया है उसे कैसे प्राप्त करना है ना। तो रूस ने आप देखें एक बहुत ही पिछड़ा देश था रूस, और वो 5-5 वर्ष की योजनाएं बना करके इतना ताकतवर बन गया कि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र के बराबर खड़ा हो गया। इसे कहते हैं योजना का लाभ, है ना। तो आप देखें इसी तरह आगे की जो भी योजनाएं थी, तीसरी में हमने कृषि और उद्योग दोनों को सम्मिलित कर दिया कि अब हम दोनों पे फोकस करेंगे और दोनों को आगे ले जाएंगे। तो नेहरू का जो प्रयास था वो था कि देश को तेजी से विकास पर ले जाना। वहीं पर गांधी का जो मॉडल था, गांधी जी चाहते थे कि मेरे प्रत्येक देशवासी को रोजगार मिले, इसलिए वो बहुत उद्योगों के फेवर में नहीं थे, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेवर में नहीं थे, मशीनीकरण के वो विरोधी थे। इसके माने सोच पिछड़ी नहीं थी, उनका ये था कि बड़ी मशीनें, बड़े कारखाने लोगों को रोजगार से बाहर करते हैं, है ना। जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी कंप्यूटर आ गया, अभी ये हमारे प्रधानमंत्री बराबर वकालत कर रहे हैं, एक नई टेक्नोलॉजी आई है AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप समझ लो कई का बोरिया बिस्तर लदने वाला है,
आप अच्छा पेंट आर्ट कर लेते हो, रोजगार गया, क्योंकि एआई अब खुद ही बना देगी। आप बस एआई की सेवा लो और तुरंत वो आपको स्केच बना करके रख देगी, तो बहुत सारे लोगों का रोजगार जाएगा, है ना। जितना आर्ट, पेंटिंग, सिंगिंग में भी आगे आ जाएगा। पता लगा कि ये टेक्नोलॉजी जो हम अडॉप्ट करेंगे, है ना, वो गांधी जी से प्रेरित नहीं होगी, क्योंकि देश की आबादी विशाल है और देश में पिछड़ी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। वो बात अलग है, हम इस क्लास में बैठे हैं लगभग ठीक ठाक हालत में, बहुत सारी निर्धन आबादी है। उस आबादी को कैसे जोड़ा जाए। सरकार शिक्षा व्यवस्था से, अभी मैं पढ़ रहा था, 57,000 स्कूल सरकार बंद करने जा रही है। ऐसे सारे स्कूल जो 50 की, है ना, जिनमें संख्या कम है, उन सारे स्कूलों को बंद करके और प्राइवेट सेक्टर की ओर पब्लिक को ढकेल गई। अभी तो गरीब का बच्चा किसी तरह उन स्कूलों में पढ़ जा रहा है। प्राइवेट में जब उसके खाने की जुगाड़ नहीं है, तो वो कैसे सेंट जोसेफ या जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें कैसे पढ़ाएगा। तो फिलहाल नीयत साफ नहीं लगती मुझे। तो आप देखिए गांधी जी का सपना क्या था, उनके केंद्र में व्यक्ति था भारत का, वो गरीब निर्धन व्यक्ति था कि कैसे उसको मैट्रिक पे लाया जाए। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के संविधान निर्माण समिति ने गांधी जी के जो कुछ मंत्र थे, उन्हीं में से एक मंत्र था कि पंचायतों को सुदृढ़ किया जाए। क्योंकि जो आप देखिए न्याय पंचायतें होती थी पहले, आज आप देखें गांव में जो झगड़ा फसाद होता है, संपत्ति का विवाद होता है, तो जब हम न्यायपालिका की शरण में जाते हैं तो पता लगा चौथी और पांचवी पीढ़ी तक निर्णय नहीं मिल पाता दीवानी मुकदमों में, है ना। यानी दादा ने शुरू किया था, पिताजी लड़ते रहे, फिर उनका पोता लड़ रहा है, फिर परपोता लड़ रहा है और फिर भी निर्णय नहीं आता। ये जो न्याय पंचायत वाली व्यवस्था थी, इसमें 5 पंच 7 पंच बैठ जाते थे, दोनों उभय पक्ष वादी और प्रतिवादी सामने उपस्थित होते थे और उनकी समस्या को सुनने के बाद वही पंच परमेश्वर उसका निर्णय कर देते थे। अब आप देखें यहाँ आप जाएं तो अगर छोटा सा मुद्दा आप अदालत में लेके जाएं तो वकील पहले 1-1.5-2 हज़ार रुपये फीस लेता है। वहाँ कोई फीस इसका कुछ प्रावधान नहीं था। हाँ, जिस पे दंड लगता था 10 रुपये, 50 रुपये, 101 रुपये, तो वो उसे भरना पड़ता था जिसका अपराध होता था, है ना। तो आई थिंक ये सिस्टम गांधी जी चाह रहे थे कि प्राचीन काल से हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था रही है उसे पुनर्जीवित किया जाए। तो आप देखें कुछ लोग कहते हैं कि नीति निर्देशक तथ्यों में जो बातें हैं वो महज सपने, वो फलीभूत नहीं हुए हैं, है ना, कोरे सपने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जो 33वां और 34वां संविधान संशोधन किया है उसके द्वारा अनुच्छेद 40 को हमने महत्व प्रदान किया और पंचायती राज व्यवस्था को, और न केवल इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए गौरव का विषय है ना। अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो वो देखता है गांव में जाकर, है ना, कि वहाँ कैसे क्या भाई लोग हो रहे हैं, किस तरह से लोग बात कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल वाले। एक सार्वजनिक पंचायतों में शायद मोबाइल रखा गया नहीं, टेलीफोनिक व्यवस्था पीछे अरेंज की गई थी। अब जो भी व्यवस्था हो, है ना, बाकायदे ऑफिस भी मेंटेन किए जा रहे हैं। पंचायत का ऑफिस है आप लोगों के गाँव में है? हाँ, वहाँ सेक्रेटरी रहता है और बाकायदे जो है प्रधान और जो सभासद हैं टाइम टू टाइम मीटिंग करते हैं और अपने स्थानीय स्वशासन के लिए वो योजनाएं बनाते हैं। तो आप देखें गांधी जी से प्रेरणा लेकर इन पंचायतों को स्ट्रॉन्ग किया गया और मुझे लगता है कि बहुत हद तक पंचायती राज व्यवस्था सफल है। कुछ अवगुण है, मैंने जो भ्रष्टाचार वगैरह के उदाहरण दिए वो सारा सब कुछ चल रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल फिर भी 60-70% काम जो है धरातल पर हो रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट फिर आपसे मिलते हैं। हाँ।